नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको केंजाकू के प्लान के बारे में और साथ में सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड में उसने जो भी बातें बोली उसको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अब देखो सीज़न 2 का 23 एपिसोड अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको सीज़न 3 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जुजुत्सु काइसन के सीज़न 3 से कनेक्ट होंगी, जिसमें मेनली कलिंग गेम आर्क स्टार्ट होगा। और ये कलिंग गेम आर्क क्या है, इसे किसने स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया, उन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केंजाकू कौन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केंजाकू ऑल्सो नोन एज सुगुरु गेतो और सूडो गेतो एंड फॉर्मली एज काओरी इतादोरी एंड नोरितोशी कामू, ये सीरीज़ का दूसरा मेन एंटैगनिस्ट है अलॉन्ग साइड र्यूमेन सुकुना। ये एक प्राचीन सॉर्सरर है जो कि कई पीढ़ियों तक अपने कर्ज टेक्निक की मदद से दूसरों की बॉडी में अपना ब्रेन को डालकर सरवाइव किया है, और ये कर्ज्ड एनर्जी का यूज़ करके ह्यूमन को डेवलप बनाना चाहता है। अब बात कर लेते हैं सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें केंजाकू ने जो भी ज्ञान दिया उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें केंजाकू ने जो भी ज्ञान दिया उसके बारे में। अब 23 एपिसोड में यूकी और केंजाकू के बीच जो बातचीत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें केंजाकू ने क्या चीज़ शुरू कर दी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, जो यूकी है ना, वो 4 ग्रेट सॉर्सरर्स में से एक है। तो यूकी यहाँ पर अपने मोटिव्स के बारे में बताती है कि तेरे को वो टाइम याद है जब हमने कहा था कि एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पर कोई कर्स्ड स्पिरिट नहीं होंगे, मतलब श्रापित आत्मा। वो आगे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ह्यूमन का एवोल्यूशन होता रहेगा और वो नेक्स्ट स्टेज तक जाएंगे जिसमें वो सारी कर्स्ड वाली चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। तो सारा यूकी सोचती है। तो केंजाकू बोलता है कि यूकी गलत बोल रही है। ह्यूमंस का जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है उसमें वो कर्स्ड एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करना सीखेंगे। अब ये बात यूकी समझती नहीं है, तो यूकी केंजाकू के इस प्लान को गलत बताती है और वो बोलती है कि जापान को छोड़कर बाकी कंट्रीज़ में बहुत कम सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करते हैं और कर्ज एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो तेनगेन का बैरियर है वो होना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ जापान पर ही है बस। तो यूकी बोलती है कि अगर हर ह्यूमन को कर्ज एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करना सीखना होगा तो उसको तेनगेन का बैरियर प्लस ऑप्टिमाइज कर्ज एनर्जी भी साथ में सीखने के लिए होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ अभी सिर्फ जापान में ही इकट्ठी हैं। तो मतलब सिर्फ जापान के नॉर्मल ह्यूमंस ही सॉर्सरर्स बन सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बाकी सारी कंट्री रिटेलिएट करेंगे, मतलब कि फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री जापान हो जाएगी और बाकी कंट्री ये बर्दाश्त नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके पास नहीं होगा वो कंट्री वीक मानी जाती है। यूकी यही बोलती है कि अगर जापान का हर कोई ह्यूमन सॉर्सरर बन जाएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कर्ज एनर्जी जमा हो जाएगी और सारी कंट्रीज़ ये सहने नहीं वाली। और यूकी बोलती है कि अगर ऐसा हो गया तो वो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएगी, और वैसे भी केंजाकू को यूकी के ड्रीम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वो बोलता है कि सबका अपना अलग ड्रीम होता है, तो मेरा ड्रीम तेरे ड्रीम की तरह नहीं है। और फिर केंजाकू अपना प्लान बताना शुरू करता है। वो पहले ये बोलता है कि मैं एक ऐसी दुनिया नहीं बनाना चाहता जहाँ पर सिर्फ कर्ज स्पिरिट ही हो, और फिर वो बोलता है ना मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ शांति ही शांति हो। केंजाकू बोलता है कि सॉर्सरर्स, नॉन सॉर्सरर्स या कर्ज स्पिरिट तब बनते हैं जब ह्यूमन बींग्स के अंदर कर्ज एनर्जी बनती है, पर केंजाकू के हिसाब से ह्यूमन इससे बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, और बस यही केंजाकू का प्लान है। वो सारे ह्यूमन को उनके मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल तक ले जाना चाहता है, और वो उसके लिए क्या करेगा, तो उसने वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे बट वो फेल हो गया। मतलब उसने कुछ ऐसी भी चीज़ें बनाई जो उसके खुद के पोटेंशियल को सरपास नहीं कर पाई। बट केंजाकू का मेन प्लान है कि वो कुछ ऐसी चीज़ बना दे जिसको रोकना मुश्किल हो जाए, जिससे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन आ जाए, मतलब कि जिसको वो खुद कंट्रोल ना कर पाए। अब ये बात सुनकर यूकी को थोड़ा समझ में आने लगता है कि केंजाकू का प्लान क्या है, तो इसीलिए वो इतादोरी से पूछती है कि माहितो कहाँ है। तो इतादोरी वही बताता है कि माहितो को केंजाकू ने खा लिया है, और बस यही यूकी नहीं सुनना चाहती थी। तो इसका मतलब है कि जो माहितो की टेक्निक थी जिससे वो ह्यूमन को ट्रांसफिगर ह्यूमन में बदल दिया करता था, अब वो टेक्निक केंजाकू के पास आ चुकी है। तो केंजाकू माहितो की टेक्निक को यूज़ करता है जिससे ग्राउंड और स्पेस में पैटर्न फॉर्म हो जाता है। पहले तो यूकी को लगता है कि ये तेनगेन का बैरियर है, लेकिन फिर बाद में उसे समझ में आता है कि ये कोई ऐसा अटैक है जिससे लॉन्ग रेंज में कोई सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं ताकि कोई चीज़ एक्टिव हो जाए। तो केंजाकू समझाता है और यूजी को थैंक यू बोलता है।
केंजाकू बोलता है कि जब भी मैं कर्स्ड मैनिपुलेशन को यूज करके किसी भी कर्स्ड स्पिरिट को एब्जॉर्ब करता हूँ, तब वो जो कर्स्ड स्पिरिट की जो कर्स टेक्निक है वो और नहीं बढ़ती है। बट यूजी से लड़ते लड़ते माहितो ऑलरेडी काफी ग्रो हो चुका था। मतलब कि स्टार्टिंग से ही केंजाकू का प्लान था कि उसे जोगो और माहितो को एब्जॉर्ब करना है। सच में भाई, ये बंदा जुजुत्सु काइसेन का प्रोफेसर है। और अभी जो थोड़ी देर पहले जो केंजाकू ने कर्स टेक्निक एक्टिवेट करी थी, केंजाकू वो एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कि माहितो की कर्स टेक्निक का आइडल ट्रांसफिगरेशन उसने 2 नॉन सॉर्सरर्स पर एक्टिवेट किया है और इन दोनों को केंजाकू ने मार्क कर रखा था और उनमें से एक मेगुमी की बहन भी होती है। केंजाकू बताता है कि वो जो 2 टाइप के लोग हैं वो कौन हैं। पहले तो यूजी की तरह हैं जिसने कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट खाया होता है, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास कर्स टेक्निक तो है लेकिन उनका ब्रेन नॉन सॉर्सरर्स वाला है, मतलब कि जिनका दिमाग सॉर्सररी के लिए नहीं बना है। तो केंजाकू ने उन दोनों का दिमाग सॉर्सररी के लिए फिट कर दिया है। तो चलो इसको भी समझा देता हूँ। सबसे पहले केंजाकू ने उन दोनों को एक वेसल बनाने की स्ट्रेंथ दी है और सेकंड उन्हें कर्स टेक्निक यूज करने की कैपेसिटी दी है। ये बोलने के बाद केंजाकू एक नोट खोल देता है, जिसका मतलब अब ये हुआ कि अब उन कर्स ऑब्जेक्ट की सील खुल चुकी है। मतलब अब ये हुआ है कि जो भी वो 2 नॉन सॉर्सरर्स हैं और जो वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, उन दोनों की बॉडी के अंदर अब वो अवेक होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजी, उसने सुकुना की फिंगर खाई और अब सुकुना उसके अंदर जाग गया। तो केंजाकू बोलता है कि मैंने जिन लोगों को भी मार्क कर रखा है वो मेरे स्पेशल लोग हैं। मतलब मैंने बहुत रिसर्च करके कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही मार्क किया है। और दूसरी चीज़, जब वो 2 टाइप के लोग पूरी तरह से अवेकन होंगे तो मैं सिखाऊंगा कि कर्स एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। और वो कैसे सिखाएंगे? इन सबको लड़वा के। अब यहाँ पर सवाल ये आता है जो यूकी भी केंजाकू से पूछती है कि तुम लड़ने के लिए बोलोगे और वो लड़ भी लेंगे। मतलब कि वो बोलती है तुम लड़ने के लिए बोलोगे और वो लड़ भी जाएंगे। इतने पागल है क्या वो? तो फिर केंजाकू इस चीज़ को तो नहीं समझाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो सब लड़ते हैं। और वो कैसे लड़ेंगे, यही तो आर्क है अगला, जिसका नाम है कलिंग गेम आर्क। और यहीं से शुरू होता है कि आखिरकार कलिंग गेम क्या है और इसमें केंजाकू के सॉर्सरर्स लड़ने कैसे लग जाएंगे। तो ये चीज़ मैं वीडियो में आगे ही बताने वाला हूँ। लेकिन अब केंजाकू 9 सॉर्सरर्स के अंदर जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट हैं वो है क्या, उसके बारे में बताता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। तो आपको तो पता ही होगा कि सुकुना की फिंगर भी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट ही है, जिसको जब यूजी ने खाई तो सुकुना की सोल यूजी के अंदर आ गई। बस यहाँ पर भी वही चीज़ है। जो भी सॉर्सरर्स केंजाकू ने मार्क करे हैं उनके अंदर जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत पुराने टाइम के सॉर्सरर्स के पीसेस हैं, जिनके साथ पास्ट में केंजाकू ने बाइंडिंग वाव किया था। और इससे होगा क्या कि जो भी वो पुराने सॉर्सरर्स होंगे वो अब के टाइम पर शिबुया में आ जाएंगे और जो भी पावर्स उनके पास पुराने टाइम पे होगी वो भी यहाँ पर आ जाएगी और वो इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा भाषण ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से ये वीडियो को पूरा देख लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कलिंग गेम है क्या। तो देखो, कलिंग गेम कुछ नहीं है। कलिंग गेम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर केंजाकू चीज़ें स्टार्ट कर देता है। मतलब कि वहाँ से ना जितने भी सॉर्सरर्स केंजाकू ने मार्क किए थे अब वो जाग जाएंगे और वो आपस में कैसे लड़ेंगे और कैसे लड़वाएगा वो उस कलिंग गेम से होगा। अब उस कलिंग गेम से कैसे होगा ये आपको पता चलेगा कलिंग गेम के रूल्स जान के। तो कलिंग गेम के रूल्स है क्या, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो कलिंग गेम का पहला रूल है, अपनी कर्स टेक्निक को अवेक करने के बाद सारे प्लेयर्स को अपनी पार्टिसिपेशन कलिंग गेम में डिक्लेयर करना पड़ेगा, बैरियर के अंदर, वो भी 19 डेज में। ये रूल हर उस प्लेयर पर लागू होगा जिस किसी को केंजाकू की ह्यूमन ट्रांसफिगरेशन से कर्स टेक्निक मिला है। जब कोई भी किसी का रूल तोड़ेगा, जब कोई भी किसी रूल को तोड़ेगा तो उससे उसकी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी, जिसका मतलब डेथ, क्योंकि कर्स टेक्निक फोर्सफुली रिमूव की जाएगी जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है। जो कोई नॉन प्लेयर्स जैसे ही कॉलोनी में एंटर करेंगे वो उस टाइम से ही एक प्लेयर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्लेयर को दूसरे प्लेयर को मारना होगा पॉइंट स्कोर करने के लिए। पॉइंट्स को गेम मास्टर निर्धारित करेगा और हर किसी के पॉइंट्स उसके इंडिविजुअल प्लेयर की लाइफ के अकॉर्डिंग होगा। एज अ जनरल रूल, सॉर्सरर्स को मारने के 5 पॉइंट्स और नॉन सॉर्सरर्स को मारने के 1 पॉइंट्स होंगे। 6th रूल है, प्लेयर्स की खुद की लाइफ के पॉइंट्स को हटाकर अगर प्लेयर 100 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट कर लेता है तो वो गेम मास्टर से नेगोशिएट करके एक न्यू रूल को ऐड करवा सकता है।
कलिंग गेम के अंदर। इसका मतलब अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट जमा कर लेता है तो वो अपनी मदद के लिए गेम में न्यू रूल को ऐड कर सकता है, जैसे कि न्यू रूल से सारे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन रिवील करवा सकता है, उनकी लोकेशन, उनके नेम्स, उनकी पॉइंट्स वैल्यू और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। 7th रूल है, पर जो भी न्यू रूल ऐड होगा वो किसी भी पिछले रूल को नेगेट ना कर रहा हो और गेम मास्टर किसी भी न्यू रूल को एक्सेप्ट कर सकता है, बस उसका असर किसी भी पुराने रूल को या कलिंग गेम की ड्यूरेशन पर इफेक्ट ना डाले। 8th रूल ये है कि अगर किसी भी प्लेयर के 19 डेज तक पॉइंट सेम रहते हैं तो उसकी कर्स टेक्निक भी ले ली जाएगी। ये सारे वो रूल्स हैं जो गेम की स्टार्टिंग से ही हैं, पर इसमें टोटल 6 रूल्स और ऐड किए जाते हैं जो कि टोटल 15 रूल्स हो जाते हैं। और अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है तो आप स्क्रीन पर आ रहे टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे काफ़ी सारे स्पॉइलर मिल सकते हैं रूल्स से। पहला रूल जो कि हाजिमे काशिमो ने ऐड करवाया था, जिसमें कोई भी प्लेयर किसी भी प्लेयर की इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, जिसमें वो उसका काम, उसकी टोटल अमाउंट ऑफ पॉइंट, उसने कितने नंबर्स ऑफ रूल ऐड करवाए हैं और वो अभी किस कॉलोनी में है। दूसरा रूल हिरोमी हिगुरामा यूजी के कहने पर ऐड कर देता है, जिसमें प्लेयर अपनी मर्जी से किसी दूसरे प्लेयर को कितने भी अपने पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा रूल प्लानिंग के तहत मेगुमी फुशिगुरो ऐड करवाता है, जिसमें कोई भी प्लेयर गेम को लीव कर सकता है अपने 100 देकर, बस उसे दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट एंट्री देनी होगी कॉलोनी में। चौथा रूल जो योरोजू ने ऐड करवाया था कि कोई भी प्लेयर किसी भी कॉलोनी की बॉर्डर में एंट्री और एग्जिट ले सकता है अपनी मर्जी से। 5th और 6th रूल दोनों केंजाकू ने ऐड किए थे, जिसमें यह था कि 9:09 PM पर नवंबर 18, 2018 के बाद से कोई भी न्यू प्लेयर कलिंग गेम को ज्वाइन नहीं कर सकता। और आखिरी रूल ये था कि कलिंग गेम तब एंड होगा जब सारे प्लेयर की डेथ हो जाएगी, सिवाय सुगुरु गेतो और मेगुमी फुशिगुरो, यानी सिर्फ केंजाकू और सुकुना ही बचेंगे जब। तो ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग कलिंग गेम चलेगा। तो आपको पता ही होगा केंजाकू कितनी बड़ी प्लानिंग करके रखता है, मतलब कि वो आखिरी में चाहता यही है कि सारे के सारे सॉर्सरर्स मर जाएं और कोई ऐसा बिग कर्स ऑप्टिमाइज करके आ जाए जिसको कोई हरा ही ना पाए, यहाँ तक कि वो खुद को भी ना हरा पाए। तो यही चीज़ थी कलिंग गेम में, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी। और मैं तो मांगा भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर वाइज कलिंग गेम की जो मांगा है वो भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में बताना कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप कमेंट में बता दोगे तो मैं कर दूंगा, अगर आप बता दोगे तो इसकी भी मैं एक सीरीज़ ले आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।